हिस्ट्री में लगभग हम 60 से 70 क्वेश्चन देंगे एमसीक्यू, जिसमें से आपको मान लो कि आपका जो सोशल साइंस है उसका 4 ग्रुप होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो हिस्ट्री से आपको 10 नंबर पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से 10 नंबर का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 नंबर और पॉलिटी का 10 नंबर। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हिस्ट्री एक चैप्टर से आपको आ रहे हैं, सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चैप्टर से सिर्फ आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको किताब से नहीं मिलेगा, क्वेश्चन घुमा कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड उतना बुर्बक नहीं है कि आप लोग जैसे याद करते हो कि क्रांति हुआ, कौन किया, उस समय कौन राजा था। ठीक है, ये सब नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, देखो पहला आपका फर्स्ट पेज में एक पिक्चर है। ठीक है, जिसको पता है आपको कि फ्रेडरिक सरियो ने बनाया था, जो 4 फोटो पेंटो को मिलाकर एक श्रृंखला बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था लोकतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि फ्रेडरिक सरियो के द्वारा बनाए गए 4 पेंटो की श्रृंखला लोकतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों में निम्नलिखित में से किसकी कल्पना नहीं की गई है। यानी कि जो फ्रेडरिक सरियो ने यह चित्र बनाया है, उस चित्र में इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी कल्पना उस चित्र में नहीं किया गया है। तो लंबी कतार में मार्च करते सभी सामाजिक वर्ग, बिल्कुल सही है। आप अपनी किताब को पलटो और उस पिक्चर को देखो तो आपको दिखेगा एक लंबी कतार में सभी सामाजिक वर्ग, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी क्रांति के लिए जमीनी स्तर पे उतर चुके हैं। ठीक है, तो ये राइट है। ठीक है, इसका राइट आंसर नहीं अभी बता रहा हूं मैं, यानी कि इसका कथन सही है। सभी उम्र के अमेरिकी और यूरोप के पुरुष और महिला, ठीक है, आपको वहां पे देखने को पुरुष भी मिल रहे हैं, महिला भी दिख रहे हैं, यूरोप के भी कुछ कंट्री हैं, अमेरिका की कंट्री है, तो ये भी राइट सही कथन है। ठीक है, एकता की मूर्ति को श्रद्धांजलि देते हुए, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो मूर्ति था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं था, ये स्टैच्यू ऑफ क्या था, लिबर्टी था। तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऐसे ही आपको जो है घुमाकर क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पे एकता की मूर्ति को श्रद्धांजलि देता था लोग, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे क्या था, स्वतंत्रता की मूर्ति थी। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सरियो की दृष्टि से इतना आदर्शवादी समाज जो कि अस्तित्व में होना संभव ही नहीं है, उसे क्या कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक, रूढ़िवादी, यूटोपिया और इनमें से कोई नहीं, कल्पनादर्शी कहा जाता है, उसे यूटोपिया बोला जाता है। उसको आपको बॉक्स में ये चीज दिया हुआ है कि यूटोपिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। फ्रेडरिक सरियो कहाँ का रहने वाला एक कलाकार था। तो फ्रेडरिक सरियो जो है वह फ्रांस का रहने वाला एक जो कलाकार था, यानी से इसका यानी एफ से इसका नाम स्टार्ट होता है और यह कंट्री भी एफ से ही बिलोंग करता है, यानी फ्रांस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शासन की वह प्रणाली जिसमें शक्ति का अभ्यास यानी शक्ति का प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं हो क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा निरंकुश शासन होता है जिसपे कोई भी अंकुश नहीं होता है। तो वही क्वेश्चन है कि ऐसा शासन जिसको अभ्यास करने पर कोई प्रतिबंध नहीं, उसे क्या कहते हैं, निरंकुशवाद कहते हैं या निरंकुश शासक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट की बात क्या आ रहा है, आपको अच्छे से बताया था मैंने। नेशन स्टेट जो है वह इसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि नेशन स्टेट के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि नागरिक जो है साझा पहचान और इतिहास की एक समान साझा पेश करती है, समझ पेश करती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया कंट्री में जितने भी लोग हैं सबका हिस्ट्री एक ही है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे ब्रिटेन ने यहाँ पे जो है उपनिवेशवाद बनाया था। तो इसी तरह से राष्ट्र राज्य का यह कथन सही है कि वहाँ के जो भी नागरिक होते हैं उनकी पहचान समान होती है, इतिहास समान होती है। ठीक है, राष्ट्र राज्य पर निरंकुश शासक द्वारा शासित राज्य है, ये भी गलत है। सिर्फ भाषा के आधार पर राष्ट्र राज्य बनता है, बिल्कुल गलत। कभी कभी आपने संस्कृति के आधार पर भी कोई राष्ट्र राज्य बनता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि राष्ट्र राज्य के अंतर्गत जो भी नागरिक होते हैं सभी के पहचान और इतिहास कहते हैं समान होते हैं। तो ए आंसर इसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग
जितने भी लोग, सभी से एक प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रजातांत्रिक, जनमत संग्रह, लोकतांत्रिक और कोई नहीं। तो क्या कहते हैं इसको? जनमत संग्रह कहते हैं। आपको बॉक्स में एक चीज दिया हुआ है, जनमत संग्रह किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन घुमा के आपको दिया जा सकता है कि यूरोप की कौन सी क्रांति है जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है। या तो ऐसे पूछेगा यूरोप की, या तो सीधे कहे कौन सी क्रांति है जो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा गया है। तो इसका ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, उदारवादियों की क्रांति, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपको पता है 1789 में क्रांति हुआ था, जो कि यूरोप में पहली क्रांति थी और राष्ट्रवाद की यह पहली क्रांति की यह अभिव्यक्ति थी। आपकी किताब में डायरेक्ट यह चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्र राज्य, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, किससे बनता है? समान संस्कृति से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। समान भाषा से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिर्फ संस्कृति देता तो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। यहाँ पे समान संस्कृति, समान भाषा दोनों दिया है, ठीक है। समान पहचान और इतिहास है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से सही, तो सही तभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। कह रहा है जर्मनी के झंडे का रंग क्या है? यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 3 झंडा है, ठीक है। एक ये है और एक इसमें व्हाइट और रेड है। जो व्हाइट है, बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है इसीलिए नहीं दिख रहा है, और एक जो हमारा नीला और सफेद और लाल है, ठीक है। 3 झंडे हैं। तो कह रहा है कि जर्मनी के झंडे का रंग क्या है? ऑप्शन फर्स्ट दिया नारंगी, सफेद, हरा, जो कि आपको सुनते ही याद आ गया होगा कि यह जो है इंडिया का फ्लैग का कलर है, ठीक है। अब देखो काला, लाल और गोल्ड यहाँ पे दिख रहा है, सफेद और लाल ये दिख रहा है, ब्लू, सफेद, लाल। तो इनमें से तीनों में से ये तो नहीं होगा क्योंकि यह इंडिया का है। तो जर्मनी का कौन है? जर्मनी का काला, लाल और गोल्ड, ये है जर्मनी का, ठीक है। तो जर्मनी का है। तो ये सफेद और लाल किसका है? सफेद और लाल जो है यह जापान का है। ये जर्मनी का है, ये जापान का है, ठीक है। और ये ब्लू, सफेद, लाल जो देख रहे हो आप, ये फ्रांस का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये जर्मनी, ये जापान यानी सफेद और लाल, और ये जो आप देख रहे हो ब्लू, सफेद और लाल, ये है फ्रांस का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, जर्मनी का रूपक कौन है? अब यहाँ पे समझने की बात है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग भारत की एकता में बांधने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? भारत माता की बात है कि हमारे यहाँ आतंकवादी आ गया और भारत माता को बचाने के लिए हमें आगे जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जितने भी भारतीय हैं सभी आगे आते हैं। उसी तरह से जो कलाकार थे, यानी जर्मनी के भी और फ्रांस के भी, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन एक और बनता है कि फ्रांस का रूपक कौन था, ठीक है, या कौन है? तो कलाकार द्वारा जो स्वतंत्रता, न्याय और तथा विचारों की जो प्रकट जो किया है वो नारी का रूपक बनाया गया है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग में इंडिया, जैसे कहते हैं भारत माता, जैसे आप टिक देखना, तो अगर आप भारत माता कहते हैं तो आपका माइंडसेट बन जाता है कि यह हमारी मातृभूमि है वगैरह जो भी है। उसी तरह से जर्मनी का भी एक रूपक दिया गया है कलाकारों के द्वारा, जिसको मारियान बोलते हैं, ठीक है। मारियान, क्या बोलते हैं? मारियान। ऐसा मत करना कि सॉरी जर्मनी है, सॉरी यहाँ पे जर्मनी पूछ रहा है, ठीक है। तो जर्मनी का जो है यहाँ पे हमने ऑप्शन ही नहीं दिया है। जर्मनी का ऑप्शन यहाँ पे होगा, राइट आंसर होगा जर्मेनिया, ठीक है। जैसे भारत का है भारत माता, भारत माता कहते हैं हमारे सभी भारतीयों का अटैचमेंट जो जाता है, एक यूनिटी बन जाता है, वहाँ पे एकता बनता है, स्वतंत्रता लगता है कि भारत माता स्वतंत्रता देते हैं, न्याय देते हैं, इस तरह से हम लोग के माइंड में आता है। तो उसी तरह जर्मनी का एक रूपक होता है जिसको जर्मनिया बोलते हैं, ये है जर्मनी के रूपक, ठीक है। और महिला के रूप में रखा गया है उसी तरह से, यानी आपको इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया था, ये हमारा मिस्टेक है। सो अब चलते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस का रूपक कौन था? तो वहां पे आपने क्या देखा कि जर्मनी का था तो जॉ से स्टार्ट हुआ। ऐसा मत करना कि फ्रांस है तो हम भी फॉ से करके इसको राइट आंसर मार दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें याद करना है।
तो जर्मनी का था तो इसीलिए जर्मेनिया था, तो हमें याद हो गया जे से जर्मनी और जे से जर्मेनिया। ठीक है, तो इसी तरह नहीं करना हमें कि फ्रांस से एफ से फ्रांस और एफ से फ्रैंकेनिया। ठीक है, इस तरह से नहीं करना, ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें जो मारियान है वह फ्रांस का रूपक है और ये है मारियान का चित्र। ठीक है, चलते हैं आगे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? ये हर एक बच्चों को याद होता है, इसमें डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं। लुई 16 थे 1789 के क्रांति के दौरान। ठीक है, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद, अब यहाँ पे इस पे जोर करना, बाद पूछ रहा है, दौरान या पहले नहीं पूछ रहा है। तो 1789 के जो क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद में लिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं आया? देखते हैं। फ्रांस को फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा, फ्रांस में फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसमें कह रहा है नहीं परिवर्तन है, इनमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जो फ्रांस क्रांति के बाद बदलाव नहीं किया गया होगा। ठीक है, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नया तिरंगा झंडा पेश किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लुई 16वां फ्रांस के राजा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और ये आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1789 में तक तो फ्रांस का राजा लुई 16 थी, इसी को हटाने के लिए फ्रांस की क्रांति की गई थी। तो क्रांति के बाद पूछा जाता है ये राजा आया कहाँ से? ठीक है, बाद में 1815 के बाद जब नेपोलियन को हरा देता है, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और एक और कंट्री है वो हरा देता है नेपोलियन को, तब जाके पुनः लुई 16 जो है ब्रोगो राजवंश की स्थापना कर दी जाती है कुछ दिनों के लिए। चलते हैं आगे। अब देखो ले सिटोयन। ठीक है, तो ये आपकी किताब में दिया हुआ है, पेज नंबर 6, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। देखो यहाँ पे ले सिटियन, ये एक तरह का विचार है और इस विचार का क्या अर्थ है? तो इस विचार का अर्थ जो है नागरिक है। यहाँ सिटियन से डायरेक्ट आपको पता चल रहा होगा कि सिटीजन। यहाँ पे आप देख रहे हो पितृभूमि ला पैट्रिया और नागरिक के लिए ले सिटियन जैसे विचारों का एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया, जिसे एक संविधान में अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। तो ले सिटियन का क्या अर्थ होता है? वो होता है नागरिक। तो इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन बनता है, ला पैट्री का क्या विचार का अर्थ बनता है? तो क्या बनता है? पितृभूमि, यानी कि जिस समय हम लोग को भगाया जा रहा, हम लोग को नहीं, फ्रांस में लोगों को भगाया जा रहा था, तो एक पहचान दिया गया था ताकि भावनात्मक रूप से लोगों को एकत्र किया जाए। कहा गया कि यह हमारी पितृभूमि है और ये हम नागरिकों की भूमि है, तो हम इसे छोड़ के नहीं जाएंगे, यहाँ के जो राजा हैं उनको भगाना है, हम लोग नहीं भागेंगे। ठीक है, तो ऐसा विचार दिया गया ताकि यूनिटी बनाया जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, नेपोलियन पे आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का नागरिक संहिता, कभी कभी इसको क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन कोड कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का नागरिक संहिता की जगह नेपोलियन कोड कब पेश किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो नेपोलियन कोड कब पेश किया गया था? 1804 में। तो इन 3 जो ऑप्शन एक्स्ट्रा है इसके बारे में जान लेते हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1799 में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन कुछ क्षेत्र आ गए थे। फिर 1804 में क्या किया गया? नेपोलियन के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आए थे वहां पे नेपोलियन कोड पेश कर दिया गया था, यानी इस्तेमाल कर दिया गया था और उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे। 1815 में क्या हुआ? नेपोलियन हार जाता है, 4 यूरोपीय देश मिलके इसे हरा दिया जाता है वियना संधि के बाद। ठीक है, वियना संधि क्या आता है? 4 देश के द्वारा, उसके बाद नेपोलियन को हरा दिया जाता है। तो कौन सी लड़ाई में बोनापार्ट को हराया जाता है आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो, नेपोलियन बोनापार्ट के नियम का दोष, मिस्टेक हो गया है, इसको क्लियर करते हैं पहले। तो क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट के नियम का दोष, कौन सा दोष उचित है? इनमें से कौन सा दोष जो है उचित है? सेंसरशिप का नियम बनाया, सही बात है। सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया लोगों को, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नेपोलियन ने किया था। टैक्स बढ़ा दिया गया, नेपोलियन ने किया था। ये सभी चीज किया था, यानी कि उपयुक्त सभी ये जितने भी इनके नियम थे, यह एक दोष है, यानी इनको डिक्लाइन करने का एक कह सकते हो, यह एक पॉइंट बनता है जिससे नेपोलियन को बाद में हारना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ के नागरिक भी इनको साथ नहीं देते हैं। क्योंकि अब मान लो सेंसरशिप लगा दिए तो अखबार को आपने कह दिया कि कोई भी चीज हमारे बारे में आप प्रिंट करते हो पहले हमसे इजाजत लोगे, तो कहीं ना कहीं अखबार वाले आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। सेना में आप लोगों को जबरदस्ती शामिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नागरिक आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं तो नागरिक कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो रहे हैं। तो ये सभी उनके नियम का दोष था। नेपोलियन को किस यूरोपीय शक्ति ने मिलकर हराया? तो मैंने बताया था कि 4 कंट्री ने मिलकर हराया था। पहला नंबर ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जापान और सभी। तो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया आपकी किताब में फर्स्ट पॉइंट में ही दिया गया है कि इन सभी देशों ने मिलकर वियना संधि किया और उसके बाद क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया। तो नेपोलियन को कौन सी लड़ाई में हराया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप वीडियो देखें, अगर आपके पास टाइम है। जो मैंने नोट्स के थ्रू पढ़ाया है वो आप देख लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जो भी चीज होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। और जो कोई प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एले जो है वो डैश को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वजन, मोटाई, कपड़ा, लंबाई। तो कपड़ा को मापने के लिए एले का प्रयोग किया जाता है फ्रांस में भी। ठीक है, उस लड़ाई का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए, मैंने 2 बार बोला था, ये क्वेश्चन आपके लिए है। वह लड़ाई का नाम बताना है जहां यूरोपीय शक्ति यानी चार शक्ति, अभी मैंने बताया था कि ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया मिलके जो नेपोलियन को हराया था, वह कौन सी लड़ाई में हराया था? तो प्लासी की लड़ाई, पीडमाउंट की लड़ाई, ओटोमन साम्राज्य की लड़ाई, वाटरलू की लड़ाई। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, परिचय का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है कि फ्रांस में जो है चुनाव वोट देने का जो अधिकार था सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडिविजुअल लोगों का था। उसके बाद कुछ क्या हुआ कि उसके बाद पुरुष को दे दिया गया, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए वहां पे प्रत्यय यूज किया गया था वोट देने के अधिकार की जगह। ठीक है, तो प्रत्यय का जो अर्थ है वह है वोट का अधिकार। ठीक है, चले आगे। सॉरी, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और है जो कि हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी आपको फर्स्ट चैप्टर से लगभग 40 क्वेश्चन और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये तो अभी 21 ही क्वेश्चन है और इस 21 क्वेश्चन में मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन में भी या 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट समझ के आपको नोट डाउन करना है, समझना है। जो आपने नहीं समझा हमें बताना, कमेंट सेक्शन करना। जो भी समझना हो हमें कमेंट सेक्शन करना है, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करना। और अदरवाइज मैं 2 वीडियो और प्रोवाइड करूंगा हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वीडियो में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।